हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो भी देखें। ये हमारे उसके वीडियो के कंटिन्यू में मैं पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यानी रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है? हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम से जो गंदा पानी निकलता है, इंडस्ट्रीज में जो पानी निकलता है इंडस्ट्रीज के थ्रू, वो सारा सीवेज बनाता है। ठीक है, तो उसे सीवेज कहते हैं। तो इस सीवेज ट्रीटमेंट में, इस वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है या सूक्ष्म जीव किस तरह से लाभदायक होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। जो मेन क्वेश्चंस हमें हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक है एसटीपी। एसटीपी का मीनिंग होता है, एसटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, इसे हम वाहित मल उपचार संयंत्र या सीवेज उपचार संयंत्र भी कह सकते हैं। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर फॉलो होता है। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें केवल एक ही पद है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार। और जो सेकेंड स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या जो है द्वितीयक उपचार, इसमें फर्दर, इसमें आगे 2 स्टेप्स हैं। इसीलिए ये जो टोटल है वो 3 स्टेप्स प्रोसेस है। पहला, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि ये जो सीवेज होता है, इस सीवेज को बड़े टैंक के अंदर डाला जाता है। ये जो वाहित मल है, देखो यहाँ आपको छोटा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू ये यहाँ पाइप्स के थ्रू इसको एक टैंक के अंदर डाला गया है। टैंक्स में डालने के बाद कुछ घंटों बाद इसमें क्या होता है, जो भारी अशुद्धियां होती है जैसे कि कंकड़, भारी पदार्थ, ये सब नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर नीचे एकत्रित हो जाते हैं। और ऊपर जो है वो पानी में घुलनशील अशुद्धियां या इस तरह की जो कार्बनिक अशुद्धियां होती है वो सारी पानी में घुलनशील अशुद्धियां यहाँ पर ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। तो अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो घुलनशील अशुद्धियां हैं, वो कहलाती हैं बहिस्त्राव या एफ्लुएंट। अब इन घुलनशील अशुद्धियों को दूसरे टैंक में डाला जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट या द्वितीयक उपचार के अंतर्गत, जो कि 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप इसके अंदर है एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हो गया एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा, और जो दूसरा स्टेप है उसमें है अनएरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा। एरोबिक यानी वायवीय सूक्ष्म जीव और अनएरोबिक यानी अवायवीय सूक्ष्म जीव। एरोबिक का मतलब क्या हुआ? वायवीय। वायवीय का अर्थ क्या हुआ? यानी वायु की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो एफ्लुएंट आ रहा था, वो एफ्लुएंट अब एक दूसरे टैंक के अंदर डाला गया। वो दूसरे टैंक में डाला गया। ये देखिए, ये एफ्लुएंट जो है वो ये दूसरे टैंक के अंदर डाला गया है। यहाँ पर देखिए एक स्टिरर लगा हुआ है, विलोडक लगा हुआ है, जिसकी सहायता से इसको लगातार हिलाया जाता है। यहाँ पर इस टैंक को हम बोलते हैं एरेशन टैंक या वायवीय टैंक। वायवीय टैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसका अपघटन, वाहित मल का अपघटन जो है वो वायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा, या इसे हम कह सकते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर इस टैंक के अंदर जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसका वाहित मल का अपघटन करते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए एक टर्म आती है बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म होती है, यहाँ फुल फॉर्म कहीं लिखी नहीं है। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बीओडी होती क्या है? देखें, ये बीओडी होती है कि 1 लीटर जल में उपस्थित संपूर्ण कार्बनिक पदार्थों के बैक्टीरिया द्वारा विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। यानी 1 लीटर जल के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं उनका
जब बैक्टीरिया के द्वारा विघटन किया जाएगा तो उस विघटन में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता है वो कहलाएगी बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सेकंड टैंक है जिसे हम एरेशन टैंक या वायवीय टैंक भी कह रहे हैं, वहां पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा या वायवीय बैक्टीरिया के द्वारा वाहित मल का उपचार किया जाता है। यानी कुछ समय बाद जब बीओडी हम टेस्ट करेंगे, यदि बीओडी उस वाहित मल की कम आ जाती है, उस एफ्लुएंट की वही स्राव की बीओडी कम हो जाती है, इसका मतलब कि जो है वो पानी वाहित मल का उपचार प्रॉपर हो रहा है। यानी बीओडी का जो लेवल है, यदि बीओडी ज्यादा होती है तो प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है। ठीक है, यदि बीओडी ज्यादा होती है तो प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है। यानी अब ये जो सेकंड टैंक है जहां पर एरेशन टैंक जिसे हम कह रहे हैं, एरेशन टैंक के अंदर जो सिवेज है, जो एफ्लुएंट है, यदि उसकी बीओडी कम हो जाती है तो इस तरह के एफ्लुएंट को वापस से एरेशन टैंक से थर्ड टैंक के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अनारोबिक। सेकेंड हमने पढ़ा ये एरेशन टैंक वाला जो हमने पढ़ा, यहाँ पर क्या होता है, एरेशन टैंक के अंदर नीचे फर्दर कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज या सक्रियक पंख। अब ये जो सक्रियक पंख होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है, इस एक्टिवेटेड स्लज को थर्ड टैंक जिसे हम अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर उपचार जो है, ट्रीटमेंट जो है सीवेज का, वो अनारोबिक या अवायवीय परिस्थितियों में करवाया जा रहा है। अनारोबिक कंडीशंस के अंदर यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, इसीलिए ये अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहलाता है। अनारोबिक का मतलब आपको मालूम है, अवायवीय। यानी यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव काम करेंगे वो कौन सी परिस्थितियों में काम करेंगे? अनारोबिक या अवायवीय परिस्थितियों में काम करेंगे। ठीक है, अब इस टैंक के अंदर या इस डाइजेस्टर के अंदर ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकलता है, जो पानी बनता है, वो पानी जो है उसको नदियों के अंदर, क्योंकि वो पानी अब जो है लेस पॉल्यूटेड होता है, वो बहुत, उसमें प्रदूषण की इसका स्तर जो है वो बहुत कम होता है, तो उस पानी को हम नदियों के अंदर या जल के दूसरे स्रोतों के अंदर प्रवाहित करवा देते हैं। और इस दौरान जब ये अनारोबिक डाइजेशन होता है तो इस अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर कुछ गैसेस भी निकलती हैं। देखिए ये गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ये गैसेस होती है मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये जो गैसेस होती हैं इनको हम बोलते हैं बायोगैस या जैव गैस, है ना। बायोगैस का भी उपयोग बहुत है। बायोगैस भी जो है वो गांवों के अंदर बायोगैस प्लांट्स लगाए गए हैं और बायोगैस का घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बायोगैस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बायोगैस क्या होती है? मेनली मैथेन होती है, CH4। मेनली बायोगैस के अंदर मैथेन होता है, बाकी इसमें बहुत सारी दूसरी गैसेस भी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेन आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि बायोगैस क्या है, मैथेन, और ज्यादा से ज्यादा आपको CO2 याद रखना है कि मैथेन और CO2 जो है इसके अंदर होती है। अब सीवेज ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स चलाए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है। यानी इन नदियों को साफ करने के जो प्लान्स चलाए हैं गवर्नमेंट ने, वो है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इस तरह के कई प्लान्स चलाए गए हैं। नेक्स्ट है बायोगैस। अभी हमने पढ़ा बायोगैस, तो बायोगैस क्या थी? मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण। तो ये बायोगैस संयंत्र गांवों के अंदर लगाए जाते हैं, और बायोगैस किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेन चीजें हम पढ़ेंगे। तो भारत में बायोगैस के लिए टेक्निक किसने डेवलप की थी? इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। एक है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी में हम बोलेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और जो दूसरी इंस्टीट्यूट है वो है KVIC, जिसे हम बोलते हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी खादी व ग्रामोद्योग
कमीशन। ठीक है, तो इन दोनों संस्थानों ने मिलकर IARI और KVIC, इन दोनों ने मिलकर बायोगैस के लिए टेक्निक डेवलप की इंडिया में। अब बायोगैस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया है, वो होता है मैथनोजन। यानी बायोगैस बनाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया काम में आता है, उसका नाम है मैथनोजन। वास्तव में मैथनोजन क्या है? मैथनोजन बैक्टीरिया का एक समूह है। ठीक है, बैक्टीरिया का एक समूह है, उसको नाम हमने दिया है मैथनोजन, क्योंकि वो मैथेन बना रहे हैं, इसलिए उसको नाम हमने दे दिया मैथनोजन। ठीक है, क्योंकि बायोगैस में हमने पढ़ा ना कि मैथेन जो है वो मेन कंपोनेंट होती है बायोगैस का, तो इसीलिए इन बैक्टीरिया के समूह को हमने नाम दे दिया है मैथनोजन। जैसे एक मैथनोजन का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, मैथनोबैक्टीरियम, है ना। मैथनोबैक्टीरियम ये जो है वो एक मैथनोजन का एग्जाम्पल है। अब ये मैथनोजन जो होते हैं, बायोगैस किस तरह से बनाई जाती है? देखो, बायोगैस बनाने के लिए ये बेसिकली बायोगैस संयंत्र या बायोगैस प्लांट्स उन जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर मवेशी पालन ज्यादा होता है, कैटल फार्मिंग ज्यादा होती है, जहां पर गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इस तरह के जानवर पाले जाते हैं गांवों के अंदर। यानी बेसिकली ये लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांवों में जो इन एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें हम डंग कहते हैं, जैसे काउ डंग है ना, तो इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत मात्रा में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा गांवों में कृषि भी बहुत की जाती है, तो कृषि के जो खरपतवार हैं या दूसरे जो वेस्ट है कृषि के, वो भी इसमें काम आते हैं। तो बायोगैस संयंत्र अधिकतर इनको गांवों में लगाया जाता है, इन प्लांट्स को। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर जैसे कि यहाँ एक डायग्राम के अंदर, इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 3 टैंक्स बताए गए हैं ना। तो ये जो फर्स्ट टैंक है, इसमें स्लरी डालते हैं। स्लरी मतलब होता है कि जो डंग्स होते हैं, काउ डंग है या गोबर है, गोबर का जल के साथ एक स्लरी जैसा मिश्रण बना लिया जाता है, एक मिश्रण बना लिया जाता है, उसे स्लरी कहते हैं। तो वो यहाँ से डाली जाती है। ठीक है, और यहाँ से जब इसको डाली जाती है तो वो इस बड़े टैंक के अंदर यहाँ आ जाता है स्लरी। यहाँ आने के बाद तो गोबर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स, जो मैथनोजन्स उपस्थित होते हैं, वो इसका यहाँ पर डाइजेशन करते हैं, इस स्लरी का डाइजेशन करते हैं, और इसके फलस्वरूप जो गैस बनती है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ये गैस जो यहाँ इकट्ठी होती है वो कौन सी गैस हुई? बायोगैस। हमने पढ़ा बायोगैस के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इसमें दूसरी गैसेस भी होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये इसमें दूसरी गैसेस हैं। उसमें आपको ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेन आपको मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो गैस यहाँ इकट्ठी हुई है वो इस पाइप की सहायता से, है ना, घर घर इसकी डिलीवरी कर दी जाती है, घर घर तक इसे पहुंचा दिया जाता है। और जो नीचे का गैस बनने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो पंख बचता है, वो इस टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसे खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये मैथनोजन यहाँ आए कैसे? तो मैथनोजन कैसे आए? हमने बोला कि भाई मैथनोजन की मदद से या मैथनोजन की सहायता से ही इसमें डाइजेशन हो रहा है। तो ये मैथनोजन कहाँ से आए? यहाँ जो अपघटन हो रहा है वो मैथनोजन की हेल्प से हो रहा है ना। तो ये मैथनोबैक्टीरियम या मैथनोजन कहाँ से आए? ये मैथनोजन जो मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, उनमें एक पार्ट होता है र्यूमन, है ना, इनके र्यूमन में पाए जाते हैं। ये इनका काम क्या होता है? सेलुलोज का पाचन करते हैं। क्योंकि मवेशी, कैटल, गाय, भेड़, ये बकरी, बफेलो, ये सब क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। तो सेलुलोज का पाचन करने में हेल्प करते हैं ये मैथनोबैक्टीरियम। तो उनके इंटेस्टाइन में, उनके र्यूमन में ये नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं उनके र्यूमन में। तो वो गोबर के अंदर भी वो होते हैं। तो इस तरह से गोबर का जब हम मिश्रण बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं, तो इस स्लरी का विघटन, अपघटन करने में ये काम आते हैं। तो ये हो गया इसका हमारा सेकेंड यूज। यानी हमने आज जो पढ़ा वो फर्स्ट हमने पढ़ा कि सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या भूमिका होती है, और सेकेंड हमने आज पढ़ा कि बायोगैस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या भूमिका होती है बायोगैस निर्माण में। ठीक है, आज जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो है जैव नियंत्रक कारकों के रूप में, यानी बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? देखिए
हम खेतों के अंदर, जो किसान खेती करते हैं, वो खेतों के अंदर आपने देखा होगा कि कोई जीव का, कोई कीड़े मकोड़ों का, कोई टिड्डी दल का आक्रमण होता है तो बहुत सारे स्प्रेस किए जाते हैं, है ना। बहुत सारा छिड़काव किया जाता है दवाइयों का। तो ये दवाइयां जो होती है वो किसी न किसी तरह से हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है, क्योंकि वातावरण के अंदर भी इनकी गैसेस रिलीज होती हैं। और दूसरी तरह उन पेड़ पौधों को या उन सब्जियों को, उस अनाज को हम खाते हैं तो ये हमारी आहार नाल में भी जाती हैं और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल हम यूज कर रहे हैं, ये जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ये केमिकल्स किसी न किसी तरह से हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इन केमिकल्स को यूज ना करके हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इनकी बजाय यूज करें, यानी जो काम केमिकल कर रहा है वो काम अब कोई ऑर्गेनिज्म करे, कोई जीव करे। तो वो जीव, क्योंकि बायोलॉजिकल है वो जीव, तो इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। यहां पर एक एग्जाम्पल, जैसे आपने यहां देखा लेडी बग व ड्रैगन फ्लाई का उपयोग किया जाता है। लेडी बग आप जानते हैं ना, लेडी बग एक रेड कलर की बग होती है, रेड कलर की एंट से तो थोड़ी बड़ी होती है, चींटी से बड़ी होती है थोड़ी, उस पे काले काले धब्बे होते हैं, तो वो लेडी बग होती है। ड्रैगन फ्लाई तो आप सभी जानते हैं। तो इनका उपयोग, एक दूसरे तरह के कीट होते हैं एफिड, है ना, एफिड और मच्छरों के से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आपको सिर्फ नाम याद रखने कि एफिड और मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेडी बग और ड्रैगन फ्लाई का। इसी तरह से एक दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, बीटी। बीटी मतलब होता है, बीटी एक जीवाणु का नाम है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या है बैसिलस थुरिंजिएंसिस की। देखिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है, एक प्रकार का टॉक्सिन उत्पन्न करता है। ये टॉक्सिन जो होता है, ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर एक जीन होता है, क्राई जीन। तो क्राई जीन्स के द्वारा ये टॉक्सिन बनता है। इस टॉक्सिन की वजह से दूसरे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, लार्वा होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, वो मर जाते हैं। जब ये विष उनकी आहार नाल में जाता है, या वो कीट जब इन पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं जिन पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस का छिड़काव किया जाता है, तो ये जो विष है उनकी आहार नाल में, उनके बॉडी के अंदर चले जाता है और उनकी बॉडी में जाने के बाद ये विष जो है उनको मार देता है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट हो गया। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले तो ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस अभी भी मिलता है, ये सैशे के फॉर्म में, छोटे छोटे इसके सैशे मिलते हैं इसके स्पोर्स के, उसको पानी में मिला के फसलों पे छिड़काव कर दिया जाता है। तो फसलों पे छिड़काव करने से फिर क्या होगा, कैटरपिलर है या लार्वा है कोई भी, तो उस फसल को जब वो खाएगा तो वो उसकी बॉडी के अंदर बैसिलस थुरिंजिएंसिस के स्पोर्स प्रवेश कर जाएंगे, टॉक्सिन निकलेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो इस तरह से फसलों का बचाव किया जा सकता है। तो ये तो हुई बैसिलस थुरिंजिएंसिस की एक विधि, यानी स्पोर्स के फॉर्म में जो उसके सैशे मिलते हैं वो। अब आजकल वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने इसकी बैसिलस थुरिंजिएंसिस को डायरेक्टली क्रॉप प्लांट के अंदर ही डाल दिया है। तो वो एक पूरी अलग टेक्निक है, उसके बारे में हमें ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, यहाँ पे ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ प्लांट्स के नाम रखने हैं। तो ये बीटी कॉटन बहुत पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बीटी में बीटी का क्या अर्थ है, तो बीटी का अर्थ क्या हो गया, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो इस कॉटन के अंदर, ये जो बीटी कॉटन है, इसमें कॉटन प्लांट में खुद में ही ये जो इसके बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जीन्स हैं वो प्रवेश करवा दिए जाते हैं। उसके बारे में उसकी पूरी एक अलग टेक्निक है, डी यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, है ना, तो वो हमें नहीं ध्यान देना है। तो ये हो गया
बैसिलस थुरिंजिएंसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है वो हमारा पढ़ रहे हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होती है वो एक फंगस होती है। ये प्राकृतिक रूप से मृदा के अंदर पाई जाती है ना, जड़ों में, कुछ पौधों की जड़ों में पाई जाती है। और ये क्या करती है, जो दूसरे रोग कारक होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, पादप रोग कारक, उनको नष्ट करती है। इसके बारे में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आईपीएम। आईपीएम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसी तरह से एक वायरसेस का ग्रुप है बैक्यूलो वायरसेस। तो ये बैक्यूलो वायरसेस क्या करता है, किन पे आक्रमण करता है, जो फसलों के अंदर, फसलों के ऊपर जो इंसेक्ट और आर्थ्रोपॉड्स अटैक करते हैं उनके ऊपर ये काम करता है। और बैक्यूलो वायरसेस हैं क्या, ये एक वायरसेस का जीनस है जिसे कहते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, उससे बिलोंग करता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है जैव उर्वरक, या जिन्हें हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, ये नाम आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इस बायो फर्टिलाइजर्स में से यदि हम बायो हटा दें तो क्या बचता है, केवल फर्टिलाइजर बचता है ना। फर्टिलाइजर से तो आप सभी परिचित हैं। उर्वरक हम किसे कहते हैं, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं वो उर्वरक होते हैं। जनरल लैंग्वेज में हम यही जानते हैं ना कि भाई उर्वरक क्या है, जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं वो उर्वरक हुए। तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स का क्या मतलब हुआ, यानी ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो मृदा को उपजाऊ बनाने में काम में आते हैं, वो हो गए बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है कि बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये इस प्रकार के जीव होते हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल की उर्वरता बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं। अब बैक्टीरिया, पहले हम पढ़ें बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो है आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं, जो लेग्यूम पादप होते हैं, लेग्यूम पादप यानी जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे चना है ना, और मटर है, सेम है, ये सारे फलीदार पौधे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स या लेग्यूम पादपों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोग में लाने वाली अवस्था में ये लाता है। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि ये पूरा एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि वो प्लांट के साथ पाया जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं सहजीवी बैक्टीरिया। यानी राइजोबियम किस प्रकार का बैक्टीरिया हुआ, सहजीवी जीवाणु हुआ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं, वो सॉइल के अंदर, मृदा में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर। ये दोनों भी नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर। लेकिन फर्क क्या है, अंतर ये है कि राइजोबियम जो है वो सहजीवी है, राइजोबियम जो है वो सहजीवी है, लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है, जबकि एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर जो है वो मृदा में स्वतंत्र रूप से फ्री लिविंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बैक्टीरिया की बात। 3 बैक्टीरिया हमने पढ़े, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर। अब हम करें फंजाई की बात। फंजाई जो होते हैं वो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कुछ पौधों की जड़ों के साथ संबंध बना के, सहजीवी संबंध बना के रहते हैं। इस तरह के संबंध को हम कहते हैं माइकोराइजा। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा क्या है, यानी प्लांट की जड़ों का, पौधे की जड़ों का और फंजाई का यानी कवक का सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। राइजा मतलब जड़ से संबंधित होता है, और माइको जो वर्ड है वो कवक से रिलेटेड होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो जड़ और कवक का संबंध हो गया ये।
इसमें क्या होता है, जैसे एक फंगस का जो जीनस है ग्लोमस है ना, तो जो ग्लोमस है उसके जो मेंबर्स हैं वो माइक्रोराइजा बनाते हैं। अब माइक्रोराइजा में क्या करता है, ये जो फंगस होता है, फंगल एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, मृदा से न्यूट्रिएंट्स का यानी पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, बेसिकली फॉस्फोरस का अवशोषण करता है। ठीक है, अब आए हम साइनोबैक्टीरिया। हमने 3 पढ़े, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें हम कहते हैं, या इन्हें हम नील हरित शैवाल भी कह सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहाँ करते हैं, ये जो अधिकतर पैडी फील्ड्स होते हैं, यानी राइस यानी चावल के जो खेत होते हैं पैडी फील्ड्स, वहां पर ये पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़े, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। 3 एग्जाम्पल्स हैं, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। ये तीनों साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण हैं। अब इन बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। उस रचना का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। उस रचना का क्या नाम होता है, हेटेरोसिस्ट। उस रचना का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने आज बायोगैस के बारे में पढ़ा, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा और सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या भूमिका होती है उसके बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।